जो हिट थे हिट रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है, जो कुछ दिख रहा है होते हुए, तलखी आ रही है मिजाज में एक, और रह रह कर निदा फाजली जी की कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं। मस्जिदों मंदिरों की दुनिया में मुझको पहचानते कहाँ हैं लोग। रोज मैं चांद बन के आता हूं, दिन में सूरज सा जगमगाता हूं, खनखनाता हूं माँ के गहनों में, हंसता रहता हूं छुप के बहनों में। मैं ही मजदूर के पसीने में, मैं ही बरसात के महीने में। मेरी तस्वीर आंख का आंसू, मेरी तहरीर जिस्म का जादू। मस्जिदों मंदिरों की दुनिया में मुझको पहचानते नहीं है जब लोग। मैं जमीनों को बेजिया करके आसमानों में लौट जाता हूं। मैं खुदा बन के कहर ढाता हूं। निदा फाजली जी की ये लाइन्स हैं। भले ही हर लफ्ज के मायने ना समझ आए हों, लेकिन मिजाज समझ आ गया होगा। इशारा मेरा कहां है ये समझ आ गया होगा। 92.7 बिग एफएम पर मैं सिद्धार्थ, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। सुबह के 7 बज चुके हैं। अमन रहे, शांति रहे, जहां नहीं है वहां ये दोनों चीजें पहुंचे, इसी दुआ के साथ आज के दिन की करते हैं शुरुआत। हफ्ते का पहला दिन है। पहला दिन हमेशा खास दिन होता है। 12 अक्टूबर है आज, 12 अक्टूबर, और पिछला हफ्ता बहुत ही ज्यादा इवेंटफुल रहा है। इस हफ्ते को भी हम इवेंटफुल बनाएंगे। काफी कुछ है बात करने को। और कल एक बहुत बड़ी चीज हुई है, क्योंकि कल सदी के महानायक कह लें, मेगा स्टार कह लें, सुपरस्टार कह लें, अमिताभ बच्चन साहब का बर्थडे था। और ये अपने आप में एक इवेंट तो होता ही है, लेकिन इस बीच में मजे की बात ये हो गई, एक इवेंट ये हो गया कि बर्थडे वाले दिन अमिताभ बच्चन साहब मुझे मिल गए, उनसे बातचीत हो गई। अमिताभ बच्चन साहब खासतौर पे 92.7 बिग एफएम पर मेरे साथ। आज एक बहुत ही महान पर्सनालिटी, बहुत ही बेहतरीन शायर, जिनकी लाइंस हमेशा हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, हालात को बयां करती हैं, उनका बर्थडे है। उनसे भी एक खास बातचीत बस अब से थोड़ी देर में। आज के दौर के एक बहुत ही बड़े शायर, बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी, और जो कुछ चल रहा है, कभी कभी जो तनाव देखने को मिलता है, उनके बारे में एक कमेंट होता है, एक स्टेटमेंट होता है। और एक कलाकार के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनके चारों तरफ क्या हो रहा है उसके बारे में वो हमेशा लगातार लिखते रहें, बोलते रहें या कुछ करते रहें। निदा फाजली जी की बात कर रहा हूं। बहुत ही बेहतरीन शायर लगते हैं मुझे, और उनसे एक बार बात हुई उनके बर्थडे पर ही। और मौका देखिए कि आज निदा फाजली जी का बर्थडे है, तो सबसे पहले तो विशिंग निदा फाजली जी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बात छेड़ी जन्मदिन की, सालगिरह की। नवाब मिर्जा गालिब का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि कब से हूँ क्या बताऊं जहाने खराब में, शब हाय हिजर को भी लिखूं गर हिसाब में। पैदा होने के बाद एक जो प्रॉब्लम खड़ी हुई, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो हिंदुस्तानी दवाइयां जो थीं, जो मेरे न होने के लिए इस्तेमाल की गई थीं, उन दवाइयों का नफ्सियाती असर, साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है, वो दिमाग पर रहा, और जिसकी वजह से मैं आम रास्ते में चलने वाला आदमी नहीं रहा। और उसकी वजह से व्हेन माय फैमिली डिसाइडेड टू माइग्रेट, आई चूज टू लिव इन इंडिया। मैं क्यों नहीं गया उनके साथ? अब अगर जाता तो जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइनें हैं कि 2 roads ran parallel, I chose the one and that has made all the difference। सवाल ये है कि अगर जाता तो क्या होता और नहीं गया तो क्या हुआ। सिर्फ इतना है जो मुझे अब फील होता है कि मेरे वालिदैन को मोहम्मद अली जिन्ना ने बहकाया था और मुझे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने खिलाया था। क्या बात है। और यही स्टेटमेंट है, यही कमेंट होता है निदा फाजली जी का। हमेशा कौमी एकता के बारे में लिखते रहते हैं। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ये निदा फाजली जी की ये लाइन्स है। आप लिखते रहिए सर, ऐसे ही कमेंट्स देते रहिए, समाज को जरूरत है आपकी शायरी की। मैंने कहा कि ये हफ्ता बहुत ही इवेंटफुल रहने वाला है, और जो पिछला हफ्ता गया वो तो इतना ज्यादा इवेंटफुल था। इतने बर्थडेज थे, और सबसे बड़ा बर्थडे जो सेलिब्रेट किया पूरे हिंदुस्तान ने वो कल किया 11 अक्टूबर को, क्योंकि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब का बर्थडे था। इत्तेफाकन अमिताभ बच्चन साहब से मुलाकात हो गई और बातचीत भी हुई, और कमाल की बातचीत हुई। वैसी बातें जो अक्सर वो इंटरव्यूज में या तो बोलते नहीं है या उनसे पूछा नहीं जाता है। तो आज खासतौर पे अमिताभ बच्चन साहब 92.7 बिग एफएम पर मेरे साथ होने वाले हैं। कौन सी एक चीज
जो अब तक नहीं कर पाए हैं, करना चाहते हैं, और एक चीज की टीज भी है दिल में और ख्वाहिश भी है। ये सब कुछ जानेंगे बस आपसे थोड़ी देर में। और एक सवाल भी पूछता हूँ कि वैसे तो अमिताभ बच्चन साहब पुलिस के रोल में होते हैं या डॉन के रोल में होते हैं, गुस्से वाले रोल में होते हैं, लेकिन एक फिल्म में वो थिएटर भी करते हैं, नाटक भी करते हैं। फिल्म में एक सीन भी है जहां पर वो नाटक कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी फिल्म, बहुत ही खूबसूरत फिल्म। फिल्म का नाम बताइए। 39927927 39927927 हमारा नंबर है और अमिताभ बच्चन साहब की फिल्मों का बेहतरीन डीवीडी कलेक्शन आपके लिए। कल 11 अक्टूबर था। लिबरल लोग बहुत हंसमुख होते हैं, ये मुझे पता तो था, लेकिन कल ज्यादा पता चला क्योंकि ये बात मुझे एक लिबरल ने ही बताई और मुस्कुराते हुए ही बताई, और इत्तेफाकन उनसे मुलाकात हो गई। अमिताभ बच्चन साहब की बात कर रहा हूं, एक बहुत ही खास मुलाकात 92.7 बिग एफएम पर। तो अमिताभ बच्चन साहब का बर्थडे डेफिनेटली एक इवेंट बन जाता है करोड़ों अरबों लोगों के लिए। वैसे तो अमिताभ बच्चन साहब ने करीब करीब हर फील्ड में काम कर लिया है। एक्टिंग देखें, म्यूजिक देखें, स्पोर्ट देते हो, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछूं कि एक चीज जो करना चाहते हैं अब तक नहीं कर पाए हैं, तो वो चीज क्या होगी बर्थडे वाले दिन, इस खास मौके पर? बहुत सी इच्छाएं हैं, क्या कहें उनके बारे में। सबसे पहले तो संतुष्ट है कि हम सांस ले रहे हैं और उम्मीद है कि कल भी सांस लेते रहेंगे, एक और साल बीत जाएगा। लेकिन बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं। कई बार मन करता है कि बाबूजी के साथ कुछ और समय बिता सकते तो उनकी लेखन को और नजदीकी से जान सकते तो अच्छा लगता। आज भी यही करता हूँ और जो बाबूजी के साथ जिन्होंने काम किया है उनके साथ संपर्क रखता हूँ मैं, ताकि बाबूजी के साथ समय तो काफी बिताया और जाना भी है, लेकिन प्रतिदिन हम कुछ उसमें कुछ एक नई चीज पाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बाबूजी है नहीं। और ये तो दिखता है अमिताभ बच्चन साहब की पर्सनालिटी में। अपने पिता महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविताओं से भी, उनकी पर्सनालिटी से भी बहुत ज्यादा मुतासिर रहे हैं हमेशा से। सवाल मैंने आपसे पूछा कि अमिताभ बच्चन साहब किस फिल्म में थिएटर करते हुए, नाटक करते हुए पाए जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत फिल्म, एक सीन भी है जहां वो नाटक कर रहे हैं। 39927927 यानी 39927927 पर कॉल करें और अमिताभ बच्चन साहब की बेहतरीन फिल्मों का एक डीवीडी कलेक्शन आपके नाम। हिंट ये है कि 1981 में ये फिल्म आई थी और थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल फिल्म रही है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत फिल्म। एक शौक है अमिताभ बच्चन साहब का, करना चाहते हैं उस फील्ड में कुछ। क्या है वो शौक, बताएंगे खुद द मेगा स्टार अमिताभ बच्चन साहब, खास तौर पे 92.7 बिग एफएम पर आज, बस सबसे थोड़ी देर में। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग। कल खास दिन था क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब का बर्थडे था, 73rd बर्थडे। आज खास दिन है क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब के साथ हुई एक खास बातचीत हम सुन पा रहे हैं, और कुछ ऐसी बातचीत जो अमूमन हमें सुनाई नहीं देती है। जैसे खास तौर पे 92.7 बिग एफएम पर मैंने पूछा अमिताभ बच्चन साहब से कि क्या एक चीज है, क्या एक शौक है या पैशन है जो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, किन्हीं वजहों से करना चाहते हैं उस फील्ड में कुछ। संगीत के प्रति ये लगता है कभी कभी कि कोई एक संगीत का औजार अगर मिल जाए उसको सीखें, पियानो हो, गिटार हो, सितार हो, कुछ सीखें। ये संगीत जो है वो ईश्वर की देन होती है। मैं मानता हूँ जितने भी संगीतकार होते हैं उनसे मैं बड़ी ईर्ष्या करता हूँ। वो जो कर पाते हैं वो हम नहीं कर पाते। वो बात जो है वो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है और ये बहुत आवश्यक है। आतुर को यंत्र बजाते हुए बहुत जल्दी देखें, तो बिल्कुल इंतजार रहेगा कि इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए पाएं हम अमिताभ बच्चन साहब को। वैसे अमिताभ बच्चन साहब मानते नहीं है, लेकिन सुर में तो हमेशा ही रहते हैं। और थोड़ी देर में अमिताभ बच्चन साहब खास तौर पे 92.7 बिग एफएम पर मेरे साथ बताएंगे कि जिंदगी की क्या सच्चाइयां हैं, कुछ घटनाएं जो उनके साथ बीती हैं, उनसे क्या सबक लिया है उन्होंने और क्या सबक हमें देना चाहेंगे। और एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि एक फिल्म में, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है वो, उसमें नाटक करते पाए जाते हैं, थिएटर करते पाए जाते हैं अमिताभ बच्चन साहब। मल्टी स्टारर फिल्म 1981 में आई, थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। उस फिल्म के बाद उस डायरेक्टर के साथ कुछ 18-19 सालों तक अमिताभ बच्चन साहब ने काम नहीं किया, लेकिन बाद में फिर से काम करना शुरू कर दिया। हिंट है ये। एक बहुत ही खास बातचीत अमिताभ बच्चन साहब के साथ, और ये बातचीत अगर उनके बर्थडे के दिन हो, जो कि एक इवेंट है, करोड़ों लोग, अरबों लोग, उनके फैंस ये इवेंट सेलिब्रेट करते हैं। अमिताभ बच्चन साहब की जिंदगी की कुछ सच्चाइयां, उनके जिंदगी के कुछ इवेंट्स जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया,
सबक के तौर पे अमिताभ बच्चन साहब को? ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। बचपन में ही देख लीजिए, कोई हम लोग जैसे आपस में दोस्त हैं और किसी दोस्त को हमने देखा कि उसको कोई चिंता है, वो जो या कोई दुविधा है उसके मन में, तो उसको जाकर के उसकी मदद करना। बड़े होकर के 18, 19, 20 की उम्र में थे तो ये सोच करके कि हमारे पास ये है, उसके पास ये नहीं है, ये एक दुविधा मन में चलती थी। इससे पहले जब हमारे पास भी नहीं था तो भी दुविधा होती थी। स्कूल में मान लीजिए कोई क्रिकेट क्लब खुल गया और उसके लिए, उसकी भर्ती के लिए, उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, 2 आने फीस होता था वो क्लब में भर्ती होने के लिए, वो था नहीं हमारे पास। और ना ही हम जब पूछने गए माँ बाबू जी से तो ना ही हमको वो दे सके, क्योंकि अब तो बोलते समय बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन उस जमाने में 2 आने 4 आने बहुत महत्व रखते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए फिर हमको समझ में आया कि परिस्थितियों की वजह से कुछ ऐसा होता है और हर एक की परिस्थिति जो है वो अलग होती है। तो जहां कहीं भी कभी कुछ ऐसा दिखे जहां पर हमको लगे कि ये जो इंसान जिस वातावरण में है, जिन परिस्थितियों में है, इस परिस्थिति में हम भी एक जमाने में थे, तो हम समझ सकते हैं कि उसके ऊपर क्या कष्ट हो रहा है जी, और उसकी अगर हम सहायता कर सकें तो हमें अच्छा लगता है। ये सबक अमिताभ बच्चन साहब को अपनी जिंदगी से मिली और ये हमारे लिए एक सबक बन सकता है, हम सभी के लिए एक सबक बन सकता है। एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि वो कौन सी फिल्म जिसमें थिएटर करते पाए जाते हैं, रंगमंच पर होते हैं, नाटक कर रहे होते हैं अमिताभ बच्चन साहब। उसमें एक सीक्वेंस भी है उस फिल्म में जहां पे वो एक मोनोलॉग पढ़ रहे हैं स्टेज पर। सही जवाब सिलसिला, और सबसे पहले सही जवाब दिया है मंदाकिनी राव जी ने बोरीवली ईस्ट से। तो आपको अमिताभ बच्चन साहब की बेहतरीन फिल्मों का एक DVD कलेक्शन, वाकई बेहतरीन फिल्में हैं, बहुत बहुत मुबारक। कल से नवरात्रि फेस्टिवल शुरू हो रहा है, 9 दिनों तक धूम रहने वाली है, डांडिया रास, गरबा, ये सब कुछ होगा। लेकिन जो मूल वजह होती है, रीजन होता है नवरात्रि सेलिब्रेट करने का, शक्ति को सेलिब्रेट किया जाता है, पावर को सेलिब्रेट किया जाता है इन 9 दिनों में। पूरे नवरात्रि में, इस सीजन में मैं उन लोगों से आपको मिलवाता रहूंगा जिन्होंने इस दिशा में बहुत काम किया है, मिसालें बनी है, और इन मिसालों को जानना बहुत जरूरी होता है, इन एग्जाम्पल से मिलना बहुत जरूरी होता है। कुछ महीने पहले जब सिविल सर्विसेज के रिजल्ट आए तो इस बार वो रिजल्ट ऐतिहासिक थे, क्योंकि टॉप 10 में से 5 लड़कियां थी। मेरी बात हुई थी टॉप रैंकर्स से, उनमें से एक जिनका 3रा नंबर था, वो इंडिया में 30वें नंबर पर आई थी। निधि गुप्ता दिल्ली से बिलोंग करती हैं, और जब मैंने उनसे पूछा 92.7 बिग FM पर कि ये किस तरीके का इंडिकेशन है, सबसे पहले तो मुझे ये बहुत बड़ी खुशी हुई कि टॉप 10 में 5 लड़कियां हैं। मतलब ये एक इंडिकेशन उन परिवार लोगों के लिए है जो कि अभी भी लड़कियों को एक बर्डन की तरह समझते थे। मैं बस उनसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ, तो एटलीस्ट उनको जन्म देने तो आने तो दो, इस दुनिया में कुछ करने तो दो। मतलब उनको गर्भ में क्यों मारते हो? उसको लाइए, उसको इस दुनिया में लाइए। आजकल लड़कियां इतनी आगे बढ़ रही हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म पे आने तो दीजिए। वो फिर आपका नाम कहाँ से कहाँ पहुँचाएंगे आपको खुद नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, गवर्नेंस की बात करूं, तो डेफिनेटली IAS ऑफिसर जो है वो सरकार का फेस होते हैं, जिनसे आम जनता या ऑफिशियल्स जो होते हैं वो डील कर पाते हैं। तो इसमें एक औरत होना कितना बड़ा चैलेंज है या कितना बड़ा फैक्टर होता है? देखिए, एक औरत के पास अगर देखे जाए तो उसके पास दोनों चीजें होती हैं, इमोशनल भी होता है, इंटेलेक्चुअल भी होता है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है। ऐसा माना जाता है कि औरतें बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग होती हैं। तो अगर आप उस चीज को लेके आकर इस पद पर बैठते हैं तो आप दूसरों की प्रॉब्लम्स के साथ ज्यादा अच्छी तरह रिलेट कर पाते हैं। अगर एक वुमेन ब्यूरोक्रेट बनती है तो मेरे ख्याल ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस ब्यूरोक्रेट के लिए कि अब उसको ये चीज दी गई है, अब उसको ये पद दिया गया है, तो वो उसके लिए कुछ काम करे। उस महिलाओं के लिए जो है वो उन लोगों के लिए काम करे। जी, बिल्कुल सही बात। निधि गुप्ता ऑल इंडिया रैंक 3 तीसरे नंबर पे आई थी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन किया इन्होंने, IAS ऑफिसर बनी। थोड़ी देर में ईरा सिंगल होने वाली हैं मेरे साथ, नंबर 1 आई ये इस एग्जाम में। टफेस्ट एग्जाम माना जाता है और उनको तो और भी ज्यादा लड़ाई करनी पड़ी। क्यों, जानेंगे। और इन मिसालों से आपको मिलवाता रहूंगा पूरे 9 दिन, क्योंकि नवरात्रे का सीजन है, शक्ति का प्रतीक है ये फेस्टिवल, और विमेन एम्पावरमेंट सबसे ज्यादा जरूरत है आज की तारीख में। और वो जो मिसाल बनी, नंबर 1 आई हिंदुस्तान के टफेस्ट एग्जाम में, जिसे सिविल सर्विसेज कहते हैं, IAS बनी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस उन्होंने ज्वाइन किया।
टॉप रैंकर ईरा सिंघल फिजिकली चैलेंज्ड है, लेकिन कभी भी इस बात को आड़े नहीं आने दिया उन्होंने, बल्कि लड़ती रही शिद्दत के साथ। तो उनसे मेरी बात हुई 92.7 बिग एफएम पर। औरतों के या महिलाओं के सक्सेस की दिशा में, स्वच्छंदता की दिशा में, स्वतंत्रता की दिशा में ये कितना बड़ा सिग्नल है? मैं सोचती हूँ इससे बड़ा सिग्नल नहीं हो सकता है। दिस इज अबाउट एक्चुअल जॉब। ये मतलब एग्जाम भी नहीं है जिसमें पढ़ के वो करना है, इसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल ऑन फील्ड देश को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। तो इससे ज्यादा बड़ा जॉब क्या है दुनिया में? करेक्ट। एंड अगर लोगों को इसको देख के नहीं लगता है कि लड़कियां किसी लायक हैं, तो मैं नहीं समझती वो लोग कभी भी समझ पाएंगे। कोई एक संदेश देना चाहेंगे उन तमाम माँ बाप को और लड़कियों को भी? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आप अपनी बेटी को अपने बेटे से अलग मत समझिए। आपके 2 बच्चे हैं और वो सिर्फ बच्चे हैं आपके। लड़का या लड़की का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता है। ये हम लोगों ने अपने ईगो सेटिस्फैक्शन और अपने शायद नासमझी में ये बना रखा है इतने सालों से, और हम ये सोचते हैं कि लड़कियां की कैपेबिलिटी लड़कों से कम है। शायद कुछ सालों से ये भी मानने लगे हैं कि ठीक है पढ़ लेती हैं लड़कियां, बट उसके आगे उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जाती है। तो मैं ये कहूंगी कि आप अपने बेटे से जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप अपनी बेटी से भी रखिए, और आप ये तो मान लीजिए कि आपकी बेटी आपसे आपके बेटे से ज्यादा प्यार करती होगी। क्या बात? तो मैं सिर्फ ये चाहूंगी कि आज तक आप अपनी बेटी के बारे में जो भी सोच रहे थे उसे बदलिए, और उसको भी उतना ही केपेबल और उसको उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितनी आप अपने बेटे को देते हैं। ईरा सिंघल टॉप रैंकर, रैंक नंबर 1 सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, और ये मिसाल बनाती हैं। और इस क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए हमारे साथ आ जाती हैं भावना सोमैया जी, लेकर मंडे का बिग मंत्र। भावना जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। इस हफ्ते की एक ही रिलीज है जज्बा। जज्बा का फ्राइडे कलेक्शन रहा 4.23 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। सैटरडे को फिल्म में जंप रहा, तो सैटरडे का कलेक्शन रहा 5.49 करोड़, और टोटल कलेक्शन अब तक है 9.72 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। फिल्म का बजट 35 करोड़ है। डिस्ट्रीब्यूटर्स का ये कहना है कि फिल्म धीरे धीरे और भी पिकअप करेगी आने वाले दिनों में। उसके पहले हफ्ते वाली 2 रिलीजेस यानी मेघना गुलजार की तलवार और अक्षय कुमार की सिंग इज ब्लिंग अभी भी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। दोनों के बीच में टक्कर है कि कौन सी फिल्म ज्यादा चलेगी। तो चलिए जनता का फैसला सब आंखों पर। अन्नू कपूर साहब के आने का वक्त हो गया है, और पता नहीं कहां से वो कहानियां चुनकर लाते हैं। कमाल है ये। आज वो कहानी बताने वाले हैं कि राज कपूर साहब को बॉबी बनाने का आइडिया कहां से आया। तब तक के लिए शुक्रिया, इजाजत। आरजे सिद्धार्थ मेरा फेसबुक पेज, @RJ सिद्धार्थ मेरा ट्विटर हैंडल। जुड़ जाइए, जुड़े रहेंगे, बातचीत चलती रहती है वहां भी। 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। हैव अ वंडरफुल डे।